गुड इवनिंग बच्चों। तो मंथन 6 जो कि कल हुआ था उसका वीडियो सोल्यूशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। तो पहला पार्ट हम अभी कर देते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इस टेस्ट में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेपर थोड़ा सा मीडियम लेवल से ऊपर लेवल का पेपर लगा होगा आपको, क्योंकि वाकई में क्वेश्चन सारे बड़े स्टैंडर्ड थे और हालांकि छोटे थे, कठिन नहीं थे, लेकिन कुछ फ्रेश टाइप के क्वेश्चन थे। इसलिए आपको, क्योंकि पहले देखे हुए क्वेश्चन नहीं मिले होंगे, तो थोड़ा सा आपको परेशानी हुई होगी। लेकिन ये आपके लिए अच्छा है कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं जो छोटे हों लेकिन आप फंस जाएं जिसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार का ये पेपर था, अच्छा पेपर माना जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अ पार्टिकल इन अ रिजिड रिवॉल्व थ्रू 120 डिग्री इन पाई सेकेंड। पाई सेकेंड में 120 डिग्री घूमता है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो एंगुलर वेलोसिटी जैसा कि आप जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और डेल्टा थीटा जो कि 120 डिग्री है, आप तो जानते हैं 120 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180 करके, और इसको हम 60 से काट दें, 0 भी काट दें मान लीजिए, तो 2 पाई बाई 3 रेडियन हो गया, ठीक है ना भाई। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी था, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3 रेडियन, और टाइम जो लगा है इनका पाई लगा हुआ है। तो एंगुलर वेलोसिटी आपका अच्छा इसमें ये भी है। एंड देन एंगुलर वेलोसिटी विल बी अ पार्टिकल इज रिजिड रिवॉल्व थ्रू 120 डिग्री इन पाई मिनट लिखा हुआ है। तो मिनट को हमें सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए, हमने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ये आप दोबारा देख लीजिए एक बार, हमने क्या क्या यहाँ पे किया है। हमने डेल्टा थीटा को लिखा है 2 पाई बाई 3, फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। और टाइम जो है वो पाई मिनट है, तो मिनट को हमने कन्वर्ट किया सेकंड में। इस प्रकार से जो हमने पाई से पाई को काट दिया और 2 को भी 60 काट दिया, तो यहाँ पर आ गया आपका 30। सो दिस इज 190 और रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग एक सिंपल क्वेश्चन से हुई है, लेकिन यहाँ भी खास बात यह है कि डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करके ही लिखना है। अगर आप यहाँ पे एंगल को डिग्री में लिख देते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इस फार्मूले में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो रेडियन में लिखा जाता है, डिग्री में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। प्रोटॉन इज रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है। इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन। सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, और मास यहाँ पर दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, and radius of circular path is 0.1 minute, 0.1। और एंगुलर वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, एंड दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 कर लें अगर हम लोग, क्योंकि ये 0.1 इसके साथ मिलकर 28 पावर में बना देगा, माइनस का 28। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, और यहाँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28, तो ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर 14 बन जाएगा। तो 40 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 14 पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस 14 ये माइनस का 28, ठीक है ना। तो ऊपर जाकर प्लस का 14 ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये 400/16 है और इंटू 10 टू द पावर 14 है। तो 2 जा 32 हो गया, बचा 8, 16 5 जा 80 है ना, इंटू 10 टू द पावर 14। दिस इज एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इज अंडर रूट दिस, एंड अंडर रूट दिस मतलब अंडर रूट 25 इंटू 10 टू द पावर 14। करेक्ट, समझ में आ रहा है ना आपको।
ये हो गया 5 इंटू 10⁻7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है और आप इसे कर पाए होंगे, उम्मीद है। समझ में आ रहा है ना, बात को ठीक से समझ रहे हैं ना? ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, और एक्सिस कहाँ पर है इस पर भी डिपेंड करता है, और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है, तीनों पे डिपेंड करता है। मोमेंट, जैसे कि आप अगर देखें तो एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इस एक्सिस के अबाउट अलग आता है, इसके अबाउट अलग आता है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। वो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, दोनों का मास मान लीजिए सेम है, लेकिन इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन एकदम यूनिफॉर्म है और इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पर कम है और कहीं पर ज़्यादा है, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, और मास डिस्ट्रीब्यूशन के मैनर पर भी डिपेंड करता है। तो मास पे डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ एक्सिस पे डिपेंड करेगा, और मास डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके पे भी डिपेंड करेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन होगा। उम्मीद है ये आपने सबने कर लिया होगा। टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 रोटेटिंग कर रही हैं सेम एक्सिस के अबाउट, एंगुलर स्पीड ओमेगा और ओमेगा टू रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। आप समझिए बात को, एक डिस्क अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो दूसरी डिस्क जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है सेम एक्सिस के अबाउट। ये देखिए, ये रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, ये देखिए, ठीक है ना। दोनों डिस्क ओमेगा 1 ओमेगा 2 से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, और अब ये एम्बेड हो गए, कंबाइंडली हो गए, यानी कि दोनों मिल गए। तो जब दोनों डिस्क देखिए मिल गई, तो ये पहली डिस्क, ये देखिए ये पहली डिस्क और ये दूसरी डिस्क, दोनों एम्बेड हो गए, ये देखिए, और दोनों एम्बेड होकर एक नया सिस्टम बना लिया, और नई एंगुलर वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो ऐसे में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क ना होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि जे इनिशियल इज इक्वल टू जे फाइनल। ठीक है ना। अब आपको मैं बता दूं कि रिजिड बॉडी के लिए जे के कई फार्मूले होते हैं, जिनमें एक फार्मूला है आई ओमेगा। तो आप कह सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और अब दोनों एम्बेड हो गए, तो I1 प्लस I2 और कॉमन ओमेगा से घूमेंगे, तो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। तो ये भी एक अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है जिसे आप करने कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। सोल्यूशन आप देखते जाइए, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनका कहना है कि एक रिंग है जो कि रोल कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर विदाउट स्लिपिंग, यानी कि प्योर रोलिंग हो रही है। उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है। तो क्वेश्चन है कि पॉइंट बी और पॉइंट ए की वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। आपको पता होगा कि जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग करती है तो हर पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी होती हैं। जैसे ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो हर पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी होती हैं, एक तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी और दूसरा उसके cm की वेलोसिटी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये है cm की वेलोसिटी। देख रहे हैं ना, cm की वेलोसिटी सभी के पास होती है और अपनी खुद की भी होती है। दो वेलोसिटी, हर पार्टिकल, हर पॉइंट पर दो वेलोसिटी होती है, एक cm की वेलोसिटी और दूसरा टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अगर हम पॉइंट बी की बात करेंगे तो ये होगा VCM प्लस VT। प्योर रोलिंग में दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं, इसलिए V प्लस V यानी कि 2V होगा। और पॉइंट ए की अगर हम बात करें तो पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि परिणामी होगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट VCM स्क्वायर प्लस VT स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी कि V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2V स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ये अंडर रूट 2V होगा। अब रेशियो फाइंड करना है B और A पर, ठीक है ना।
तो वेलोसिटी एट बी और वेलोसिटी एट ए, ये b है और ये a है, तो b पर वेलोसिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं 2v, और ये है √2v, तो v से v कैंसिल करेंगे तो 2/√2 यानी कि √2:1, √2:1 थर्ड ऑप्शन ये सही है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है ना कि हर सर्कुलर मोशन करती हुई अगर कोई बॉडी है, कोई पहिया है, तो उसकी पेरीफेरी पर हमेशा दो वेलोसिटी होती हैं, एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होती है। यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली जुड़ गए, यहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे, जो कि ये है और ये रिजल्ट है आपका। अब इन दोनों का रेशियो निकालना था, तो 2v/√2v, v से v कट गया, 2/√2 यानी कि √2 ऊपर बनेगा, तो रेशियो आ गया √2:1। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों ने सॉल्व किया होगा, लेकिन वही लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे जो इस बात को जानते हैं कि जब भी कोई पहिया प्योर रोलिंग करता है तो उसके पेरीफेरी पर सभी पॉइंट्स के बाद दो वेलोसिटी होती है, एक cm की वेलोसिटी और उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म लेंथ l है, मास m है, वो रोटेट करने के लिए फ्री है और इसको रिलीज कर दिया जाता है। ये देखिए, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हम लोग कहते हैं, और इसको रिलीज कर दिया गया तो ये नीचे की तरफ गिरने लगी, तो इस समय इसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करने को कहा गया। एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कहा गया। रॉड हॉरिजेंटल है, देखिए पोजीशन रिलीज कर दी गई, द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब इसी वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए टॉर्क होना चाहिए, टॉर्क के लिए कोई फोर्स होना चाहिए जो टॉर्क बना सके, तो ये फोर्स इसका वेट होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। टॉर्क बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, mg, और परपेंडिकुलर दूरी l/2, ये देखिए mg और ये देखिए l/2, ठीक है ना। mg l/2 इज इक्वल टू आई 1/3 ml², और अल्फा हमको फाइंड करना है। इस एक्सिस के अबाउट, एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/3 ml², और cm के अबाउट होता है 1/12 ml²। ये सब बातें आपको पता है तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। एक l से l की पावर कैंसिल होगी तो इस तरफ g/2 और इस तरफ l/3 अल्फा, so you can say that at this moment angular acceleration will be 3g/2l। अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन और भी बढ़िया तब हो जाता जब हमसे पूछते कि ये रॉड जब गिर रही है ना, ये देखिए जब ये रॉड गिर रही है तो जब ये थीटा एंगल तक गिर चुकी है, ये देखिए थीटा एंगल तक गिर चुकी है, उस समय इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर ये पूछते तो और भी बढ़िया था। या जब ये वर्टिकल हो जाती तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पूछते तो और भी बढ़िया। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन ऑब्वियसली α1 होगा, यहाँ पे α2 और यहाँ पर α3, और α3 सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, जबकि ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में α1 पूछा गया था जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। क्वेश्चन अच्छा है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। Angular impulse of 20 Newton meter second is applied to the hollow cylinder of mass 2 kg and radius 20 centimeter. The change in its angular speed, angular impulse जो कि डेल्टा J होता है, यानी कि J2 माइनस J1, और ये हो गया I⍵2 माइनस I⍵1। चेंज इन एंगुलर स्पीड हमको फाइंड करनी है, I हम कॉमन ले लेंगे, ω2 माइनस ω1, और इसकी वैल्यू दी हुई है 2। चेंज एंगुलर इम्पल्स 2 दिया हुआ है, और एंगुलर इम्पल्स ऑफ इतना अप्लाइड हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर यानी कि mr² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और ये है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जो कि हमको फाइंड करना है। मास वगैरह दिया हो तो आगे बढ़े, हाँ मास 2 kg है और ये 20 है, एंगुलर इम्पल्स 20 है, ठीक है ना। तो 20 इज इक्वल टू 2, रेडियस देख लीजिए 20 सेंटीमीटर यानी कि 400, और इंटू 10⁻⁻⁴ क्योंकि r का स्क्वायर है,
और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है ना। इस तरीके से चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 20/2 देन 400 into 10 to the power -4 we can say that ये हो गया आपका 10/4 into 10 to the power -2, ठीक है ना। so this is 5/2 into 10 to the power 2, so this become 500/2. change in angular velocity 250 radian per second, 250 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा, डेफिनेटली ये एक गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वायर है तार का बना हुआ और ये वायर एक्चुअली इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है और इसमें एक रिंग है जो कि पहनाई गई है और वो यहाँ तक आ जाती है। ये देखिए, रिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ से चढ़कर यहाँ तक आ जाती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये है, अच्छा, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी ये a/2 है। ठीक है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, स्मॉल रिंग P threaded on a smooth wire bend in the form of circle of radius A है and center O. A wire rotating with constant angular speed omega about the vertical diameter axis while the ring remains at rest relative to the wire, वहां पर रुकी रहती है और परपेंडिकुलर दूरी a/2 है फ्रॉम xy ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। आइए हम लोग रिंग के पाथ पर गौर करें। ये रिंग का पाथ होगा और अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तभी वैल्यू निकाल पाएंगे। ये इसका mg होगा और ये देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन होगा और ये एंगल थीटा होगा। हमें नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट करने ही होंगे क्योंकि हमें सर्कुलर मोशन में दो इक्वेशन बनानी होती हैं, एक टेंजेंशियल और दूसरी रेडियल। तो हमारी इक्वेशन बनने जा रही हैं, ये कंपोनेंट n cos थीटा और जो रेडियल कंपोनेंट होगा ये वाला, ये होगा n sin थीटा। ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है और ये इसका रेडियल कंपोनेंट है और हम इसमें mr ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं। स्यूडो फोर्स लगाने का मतलब है कि हम खुद इस वायर पर बैठकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम खुद इसी वायर पर बैठ गए हैं, इसीलिए हमने स्यूडो लगा दिया। आइए इक्वेशन बना लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो y डायरेक्शन में आप देखिए तो n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल में देखिए तो n sin थीटा विल बैलेंस टू mr ओमेगा स्क्वायर। r इसके ट्रैक का रेडियस है, ये देखिए r इसके ट्रैक का रेडियस है, जबकि जो बेंडिंग वायर है उसका जो रेडियस है वो a है। ये जो है वो a है और ये जो है वो r है। हाँ, रिंग के सर्किल का रेडियस r है जबकि इस बेंड वायर का रेडियस a है। ओके, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं और अब हम इनको डिवाइड कर दें तो 1 डिवाइडेड बाई, अगर हम 2 कर देते हैं, हाँ जी, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाना चाहिए। मास कैंसिल हो जाएगा, g अपॉन r ओमेगा स्क्वायर। हमें ये r हटवाना पड़ेगा क्योंकि ये r क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ है, तो हमें ये r यहाँ से हटा देना चाहिए। हालांकि ये r a/2 दिया तो है लेकिन cos थीटा sin थीटा दोनों ही रहेंगे, थीटा अल्टीमेटली हमें हटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मुझे, हाँ, क्योंकि हमें ये निकालना है तो हमें ये सब हटाना पड़ेगा। तो cos थीटा sin थीटा हम यहाँ साइड में कैलकुलेट कर दे रहे हैं। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज 1/2। sin थीटा इज इक्वल टू r बाई ए भी कर सकते हैं, हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं,
तो चलिए r/a, तो a कहाँ चला गया बोलिए, ऊपर। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r/a इज इक्वल टू g अपॉन r ओमेगा स्क्वायर। बस आंसर आने को बिल्कुल तैयार हो गया है, आंसर आ ही गया है कहने का मतलब है। तो ओमेगा स्क्वायर जो हमको फाइंड करना है वो है g अपॉन a cos थीटा, g अपॉन a cos थीटा, g अपॉन a cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है, इसलिए हम इस रास्ते पर जा रहे हैं। साइन थीटा 1/2 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। बचे हुआ सोल्यूशन यहाँ पर बना दे रहे हैं, देखिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन ए और अंडर रूट 3/4, तो ये 2 बन के ऊपर जाएगा, तो 2g/√3a, ठीक है ना। 2g/√3a, 2g/√3a थर्ड ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अपना सर्कुलर मोशन की जो बुकलेट है उसमें हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, आपने देखा होगा अगर नोट्स देखे होंगे तो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार की जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है, और फिर हम लोग ब्रेक लगाना शुरू करते हैं। हाँ, ब्रेक लगाना शुरू करते हैं, और व्हील का डायमीटर 50 है, यानी कि रेडियस 25 होगा, और ये धीमे धीमे 20 चक्कर लगाने के बाद रुक जाती है, ठीक है ना। हाँ, ब्रेक लगाते हैं और ये 20 चक्कर लगाने पे 20 रोटेशन चल के, और ब्रेक की वजह से एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, देन द एंगुलर रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन द कार में कितना एंगुलर रिटार्डेशन हमने पैदा किया है, ये हमको फाइंड करना है। आइए हम इस इनिशियल वेलोसिटी को जरा देख लें। 72 इंटू 5/18 है ना, तो 4 इंटू 5, सो दिस बिकम 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब हमें कार को क्योंकि रोकना है, तो हम अपनी इक्वेशन लगा सकते हैं, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a थीटा। हाँ, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, at इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि टेंजेंशियल रिटार्डेशन होगा, सो दिस इज u स्क्वायर माइनस 2at थीटा। सो आप कह सकते हैं 2at थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर। आइए वैल्यूज पुट करना शुरू करें। 2at थीटा होता है 2πn, ये देखिए थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, 2πn, जहाँ पर n नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हैं, n की वैल्यू है 20, सो दिस इज सिंपली 40 पाई, ठीक है ना। तो थीटा की जगह पर हमने लिखा 40 पाई, और u स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400, वो देखिए 20 का स्क्वायर यानी कि 400। सो ओके, अब आपको ये देखना चाहिए कि 80 इज इक्वल टू 400 अपॉन 80 पाई, 80 पाई, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया है 5 अपॉन पाई, है ना, ये 0 से 0 काट दिया, 5/पाई। अब हमें अल्फा फाइंड करना है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और हमें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर एंगुलर रिटार्डेशन होगा। तो 80 इज इक्वल टू आर होता है आर अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन पाई। इस प्रकार से अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आके, अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन पाई आर। रेडियस यहाँ पर दिया होना चाहिए व्हील का 50 सेंटीमीटर, जिसको हम लिखेंगे 5 अपॉन पाई, और 25 रेडियस होगा, और सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर में। सो दिस इज 500 अपॉन 25 पाई, सो दिस इज 20/पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जो कि स्पेशल क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं इसको। तो इसको भी आप इस ठीक से तैयार कर लीजिए। पहले क्या किया गया कि इनिशियल वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, फिर हमने 20 चक्कर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा,
और फिर थर्ड इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व किया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखा 80, हमने निकाल लिया। 80 के बाद हमने लिखा आर अल्फा, क्योंकि 80 बराबर होता है आर अल्फा। सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, जहाँ पे आर रेडियस है और अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है। इस प्रकार से हमने आर को नीचे ले जाके अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अच्छा क्वेश्चन है। ऑन अकाउंट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस के मेल्ट होने पर क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या घटेगा? तो आइस पहले पोलर रीजन्स में रहती है। ये देखिए, ये आइस जमा रहती है, बहुत सारी आइस रहती है यहाँ पर। इतनी आइस होती है कि इसको कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता कि कितनी आइस है। ये आइस यहाँ पर जमा है और ये है हमारी इक्वेटर। जब आइस मेल्ट होने लगती है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इक्वेटर पर आना स्टार्ट कर देती है पानी के रूप में। तो देखिए यहाँ पर आ गया, वो पूरी आइस पानी बनकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। इस प्रकार से मास जो कि पहले पास पास है अब दूर हो गया, और मास दूर हो जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पहले वही मास एक्सिस के पास था और अब वही मास एक्सिस से दूर हो गया। तो मास जब एक्सिस से दूर हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। टू स्फीयर्स ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। दो स्फीयर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ठीक है ना, और स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट डायमीटर, दैट इज आई। दिस इज ICM, जिसको हम लोगों ने सवाल बनाने वाले ने आई नाम दिया हुआ है। और एक ऐसा एक्सिस है जो इनके कांटेक्ट से होकर जा रहा है, हमें ये आई फाइंड करना है। तो ये आई फाइंड करने के लिए हमको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल करना होगा। दिस इज ICM एंड दिस इज ICM एंड दिस इज रेडियस R एंड दिस इज रेडियस R। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमसे कहती है कि I डैश विल बी इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, एक का, और दूसरे वाले का भी ऐसे ही आएगा, ICM प्लस MD स्क्वायर। दो है ना, तो ICM प्लस MD स्क्वायर, यहाँ पर D की वैल्यू R के बराबर है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। ये जो D है वो R के बराबर है। तो ICM जो कि 2/5 MR स्क्वायर और प्लस हो गया MR स्क्वायर, और इतना ही ये होगा, यानी कि 2/5 MR स्क्वायर, हाँ रिपीटेड रहेगा, प्लस MR स्क्वायर। तो 2/5 यानी कि 4/5 MR स्क्वायर और प्लस 2 MR स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2 MR स्क्वायर। ICM प्लस MD स्क्वायर, ICM प्लस MD स्क्वायर। आई डैश इज इक्वल टू दोनों का है 2/5। कौन कैसे स्फीयर्स हैं, कैसे स्फीयर है मतलब सॉलिड है ना, स्फीयर होने का मतलब ही है सॉलिड है। चलिए 2/5 एंड MR स्क्वायर, ICM प्लस MR स्क्वायर, 2/5 4/5 MR स्क्वायर, और MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर 2 MR स्क्वायर, यानी कि 10 प्लस 4 14/5 MR स्क्वायर। आइए MR स्क्वायर को रिप्लेस करें। जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये I के बराबर है, तो इस डायग्राम को देखकर आप समझिए ICM इज इक्वल टू 2/5 MR स्क्वायर, जिसे इन्होंने I बोला है। I इज इक्वल टू 2/5 MR स्क्वायर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि MR स्क्वायर की जगह पर हम 5I/2 लिख सकते हैं। इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो 14/5 एंड देन 5I/2, सो 5 से 5 कैंसिल और दिस बिकम 7I। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और हमने पहले इसका आंसर MR स्क्वायर के फॉर्म में निकाला था, लेकिन हमने देखा कि आंसर हमको I के फॉर्म में चाहिए, इसलिए I की मदद से हमने MR स्क्वायर को 5I/2 निकाल कर जब यहाँ पर रखा तो हमको प्रॉपर रिजल्ट I के फॉर्म में मिल गया। बेहद अच्छा क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ NaCl मॉलिक्यूल। अच्छा भाई, NaCl मॉलिक्यूल मान लीजिए ये है, ओके, मान लिया। बॉन्ड लेंथ L दी हुई है, बढ़िया।
बॉन्ड लेंथ L गिवन है और बॉन्ड लेंथ R गिवन है, R। ओके ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट CM। हाँ जी, CM के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, उसके लिए मुझे दूरियां चाहिए होंगी। मासेस M1 M2 हैं और ये दूरी D1 और ये दूरी D2, ठीक है ना। ये दूरियां हमने ले ली हैं D1 और D2 के फॉर्मूले, उम्मीद है कि आप जानते होंगे। आइए, ये I हमसे लिखने को कहा गया, तो I इज इक्वल टू M1 D1 स्क्वायर प्लस M2 D2 स्क्वायर, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट मासेस हैं। NaCl के जो मॉलिक्यूल, NaCl जो मॉलिक्यूल है वो Na और Cl एटम से मिलकर बना है और ये पॉइंट मासेस माने जाएंगे। D1 और D2 के बारे में आपको पता होगा, जब आप D1 लिखेंगे तो M2R अपॉन M1 प्लस M2 और ये स्क्वायर में है, और जब आप D2 लिखेंगे तो आप लिखेंगे M1R अपॉन M1 प्लस M2 और उसका है स्क्वायर। ये D1 D2 के फॉर्मूले आपको पता होंगे, अगर नहीं पता है तो ये आपको पता करना चाहिए। अगर दो मासेस M1 और M2 हैं और ये इसका CM है, तो CM की M1 से दूरी D1 और CM से M2 की दूरी D2 के फॉर्मूले बनाए बनाए होते हैं। ये है D1 जो ब्रैकेट के अंदर है और ये है D2। जब D1 लिखते हैं तो शुरुआत M2 से करते हैं और जब D2 लिखते हैं तो शुरुआत M1 से करते हैं। ये बातें आपको पता होना जरूरी हो जाती हैं। देखिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, तो R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ भी है और वहाँ भी है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, M1 बचेगा और M2 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर M2 बचेगा और M1 का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, आप वो लोग वो भी देखें। तो नीचे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर और ऊपर से देखें तो M1 M2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर M2 बचेगा और यहाँ पर M1 बचेगा। जब M1 M2 दोनों में है तो कॉमन आएगा, तो यहाँ पर M2 और यहाँ पर M1 बचेगा। ये जो ब्रैकेट है वो एक पावर को कैंसिल करवा देगा और हमारा रिजल्ट आएगा M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना। और साथ में क्या रहेगा बताइए, R। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 R स्क्वायर। हमने ये NaCl वगैरह को M1 M2 मान रखा है, थोड़ा आसान लगने लगा है। ये तो बार बार M के नीचे Na और M के नीचे Cl लिखते तो थोड़ा सा कठिन लगता क्वेश्चन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। टू डिस्क हैविंग सेम मास एंड थिकनेस, दो डिस्क हैं जिनका मास और थिकनेस सेम है, लेकिन हाँ थिकनेस ये होती है, ये जो मोटाई है, ये जैसे सिक्का होता है ना 5 का या 10 का सिक्का, ये मोटाई है, देखिए ये मोटाई। दो डिस्क हैं जिनकी मास और थिकनेस बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। मास और थिकनेस बिल्कुल सेम है, लेकिन उनके पदार्थ की डेंसिटी अलग अलग है। ये ρ1 डेंसिटी का और ये ρ2 डेंसिटी के पदार्थ से बनाया गया है। इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अनुपात हमको चाहिए। ये तो बड़ी अजीब सा क्वेश्चन हो गया भाई, है ना। तो रेडियस हमको मानना पड़ेगा R1 और R2। हाँ जी, रेडियस तो हमको मानना ही पड़ेगा, बिना रेडियस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, हमें इनका रेशियो फाइंड करना है। अच्छी बात यह है कि सवाल में गिवन है कि M1 और M2 यानी कि दोनों के मासेस सेम है, यानी कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, एरिया इनटू थिकनेस, ठीक है ना भाई। सिक्के का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, सरफेस का एरिया पाई R स्क्वायर और इनटू थिकनेस। इस तरीके से पाई और थिकनेस कैंसिल हो गया, और इस तरीके से R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू ρ2 बाई ρ1 आया हमारे पास, जो हमारे काम आएगा, जरूर से जरूर काम आएगा। आइए अब I1 और I2 को लिखना शुरू करें। I1 इज इक्वल टू, ये डिस्क हैं इसलिए हाफ M1 R स्क्वायर और ये दूसरी वाली हाफ M2 R स्क्वायर, तो हाफ और M1 से M2 कैंसिल, क्योंकि मास दोनों के सेम है।
So the answer is r1 square by r2 square, and r1 square by r2 square is equal to density of second upon density of first material. So क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया रिवाइज करिएगा जरूर। ये देखिए 3 रिंग हैं, ये 3 रिंग्स हमारे पास हैं, और हमको इन तीनों का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए पहले में तो थ्योरम लगेगी, और दूसरे में भी थ्योरम लगेगी, और तीसरा डायरेक्ट लिखा जा पाएगा, ठीक है ना। ये एक्सिस डायमेट्रिक एक्सिसेस हैं, तो आई अबाउट एक्स वाई एक्सिस इज इक्वल टू पहले के लिए ICM प्लस MD स्क्वायर, और क्योंकि ऐसी दो हैं तो इंटू 2 कर लीजिए, क्योंकि ये ICM और ये D और ये D है ना, ये D जो कि R के बराबर ही होगा। तो ये हो गया, और इस वाले का तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो क्या होगा बताइए, ICM, क्योंकि ये वाकई में ICM है, और ये हाँ इसके लिए तो ICM है, और इसके लिए ICM नहीं है, तो हमें थ्योरम लगानी पड़ेगी फर्स्ट और सेकंड के लिए, और थर्ड के लिए डायरेक्टली हम ICM लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए डायमीटर के अबाउट कितना होता है ICM, हाफ mr स्क्वायर, और डायमीटर है r स्क्वायर इंटू 2 भी है, ठीक है ना, और ये है हाफ mr स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 3/2 mr स्क्वायर इंटू 2, ये बाहर लिखा हुआ है, एंड हाफ mr स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 3 mr स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर, 3 mr स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं 6 + 1 7/2 mr स्क्वायर, 7/2 mr स्क्वायर, 7/2 mr स्क्वायर मास, वेयर इज मास, 3 रिंग्स each of mass मास p है, और रेडियस q है, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट 7/2 मास p है और रेडियस q है, तो 7/2 PQ स्क्वायर, 7/2 p, देखिए मास p है तीनों का और रेडियस तीनों का q है, तो 7 mr स्क्वायर, तो m की जगह पर p और रेडियस q, r की जगह पर q लिखेंगे। आपका फर्स्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डेफिनेटली। ऑन प्लेइंग अ कांस्टेंट टॉर्क ऑन अ बॉडी, जब बॉडी पर कांस्टेंट टॉर्क लगेगा तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, I अल्फा। जब कांस्टेंट टॉर्क लगेगा तो एक एंगुलर एक्सीलरेशन पैदा होगा, और एंगुलर एक्सीलरेशन से क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। लीनियर वेलोसिटी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पता नहीं वो किस प्रकार का सिस्टम है, हो सकता है एक्सिस बिल्कुल फिक्स हो, और अगर एक्सिस फिक्स है तो लीनियर वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात नहीं की जा सकती। तो लीनियर वेलोसिटी के बारे में कहना ठीक नहीं है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जब हमने कह दिया एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो कांस्टेंट का सवाल ही नहीं उठता। इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या मतलब है, मूव करने की बात ही नहीं है। मूव कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, और करेगी भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं करेगी, क्योंकि टॉर्क लगने से एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो लीनियर वेलोसिटी भी बढ़ेगी, CM की वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का मतलब होता है CM की वेलोसिटी, और अगर एक्सिस फिक्स है तो CM चलेगा ही नहीं, इसलिए पहले ऑप्शन का चुनाव करना सही नहीं होगा। सबसे बेस्ट आंसर है सेकंड। बढ़िया क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी फ्लाईव्हील, ओके, आई दिया है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है जो कि हाफ I ओमेगा स्क्वायर होगी। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल, एंड हाफ I ओमेगा, this is 20 omega square, so 1000 is equal to 10 omega square, so omega square is equal to 100, so this is
10 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन हमें क्योंकि एंगुलर फ्रिक्वेंसी नहीं बल्कि हर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, हमें एंगुलर वेलोसिटी नहीं बल्कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो इसको हम 2 पाई f लिखेंगे। 2 पाई f is equal to 10, so you can say that f is equal to 10 upon 2 पाई रिवोल्यूशन पर सेकेंड, जिसे आप कह सकते हैं 5 अपॉन पाई रिवोल्यूशन पर सेकेंड, लेकिन हमें तो पर मिनट चाहिए, तो 5 बाई पाई इंटू 60 करेंगे तब आएगा रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है ना भाई? ठीक है, तो ये हो गया 300 अपॉन पाई, 300 अपॉन पाई रिवोल्यूशन पर मिनट। हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए लेकिन पर सेकंड में नहीं बल्कि पर मिनट में चाहिए, तो 300 अपॉन पाई, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला याद होने पर आप इसे कर सकते हैं। A rigid body is rotating about the vertical axis n rotation per minute. एक्सेस धीमे धीमे घूमने लगा। आइए, सवाल ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। एक रिजिड बॉडी है जो कि इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और उसके घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। अब क्या हुआ कि किसी ने इसका एक्सिस पकड़कर घुमा दिया और एक्सिस को हॉरिजॉन्टल कर दिया। जैसे अभी ऐसे पकड़ के घुमा रहे थे, अभी ऐसे पकड़ के घुमा रहे थे, और अब इस प्रकार से हमने एक्सिस को ऐसे के बजाय ऐसे कर दिया, तो अब ये इस तरीके से घूमने लगी। पहले ये इस तरीके से घूम रही थी और अब ये इस तरीके से घूम लगा। तो जो इस समय जो, अरे यार, आइए आपको दोबारा बताएं, डायग्राम बिगड़ गया है। तो इस समय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगी और इस समय जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो एक्स डायरेक्शन में होगी और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो हमें पता करना है कि इस प्रोसेस में हमने व्हील पर कितना टॉर्क लगाया, हमने व्हील पर कितना बलाघूर्ण लगाया, ये हमको पता करना है। तो आप समझिए कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा जे जो कि डेल्टा आई ओमेगा होगा अपॉन डेल्टा टी। सवाल बहुत बढ़िया है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी पहले वाई डायरेक्शन में है फिर एक्स डायरेक्शन में है, इसका चेंज कितना होगा इसका चेंज कितना, हाँ टाइम है टी, इसका चेंज कितना होगा बताइए, √2 ओमेगा। जब कोई वेक्टर पहले y में हो और फिर x में आ जाए यानी कि परपेंडिकुलर हो जाए तो चेंज कितना होता है, √ओमेगा 1, √ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, √ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, √2 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि √2 ओमेगा। सो दिस बिकम √2 आई ओमेगा बाई टी। ठीक है ना? और अब आप ओमेगा को लिख सकते हैं, ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो ओमेगा की जगह पर आप 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो √2 आई 2 पाई एफ बाई टी, और ये एफ जो है वो रिवोल्यूशन पर सेकेंड में है और हमें इसे रिवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करना है। रिवोल्यूशन 2 पाई एफ, 2 पाई एफ यहीं पे कर लेते हैं चलिए। तो 2 पाई एफ ये है रिवोल्यूशन पर सेकेंड, एंड रोटेशन पर मिनट है, पर मिनट है और हमें पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ये देखिए, तो ये हो गया पाई एफ बाई 60। ओमेगा की जगह पर हम लिखने जा रहे हैं, ओमेगा की जगह पर लिखने जा रहे हैं
पाई एफ ओवर 60, ठीक है ना। तो ये हो गया √2 पाई आई एफ ओवर 60 √2, और ये नीचे टी भी चल रहा है लगातार, टी भी चलने दीजिए। और यहाँ पे जब 2 से 60 को हमने काटा तो यहाँ पर होना चाहिए 30। हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी हमसे, उसको हमने करेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमको लिखना है, यहाँ पर हमको लिखना है कितना बताइए, 30। सो हियर आल्सो वी हैव 30। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है भाई, और कभी कभी जरा सा ध्यान बट जाने से हो जाता है। तो ये हो सकता है 2√2 पाई आई एफ बाई 60। हालांकि ये फालतू की बात है, बिल्कुल फालतू की बात है। ये प्योर आंसर है, बढ़िया आंसर है। उसको 2√2 में कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्या है। 2√2 पाई आई एफ ओवर 60 क्या मतलब है, 2 से 60 काटेंगे नीचे 30 नहीं आ जाएगा। तो ये जो पहले ऑप्शन निकला हुआ है वही अच्छा ऑप्शन है कि ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अब ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हमको वही निकाल कर रखना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हम एफ लिख रहे हैं, यहाँ पर एन है, तो सवाल में फ्रीक्वेंसी को एन कहा गया है, हमने एफ कह दिया। सोल्यूशन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, इतना पावर, रोटेशनल पावर आप जानते ही हैं, टॉर्क डॉट विद एंगुलर वेलोसिटी, बहुत अच्छी तरह आपको मालूम होगा। वर्क एनर्जी पावर में हम लोग पढ़ाते हैं, पावर बराबर एफ डॉट वी। तो रोटेटरी मोशन में क्या होगा, एफ की जगह पर टॉर्क आ जाएगा और वी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, बस और कोई बात नहीं है। तो टॉर्क दिस इज आई प्लस 2j+3k, ठीक है ना। और एंगुलर वेलोसिटी जो कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है भाई, समझ रहे हैं बात को। और डॉट कैसे करते हैं, i का i से करते हैं, j का j से करते हैं, और k का k से करते हैं। तो 12 6 18 2 20 20 वाट, ये है रोटेशनल पावर। पावर मतलब एक फोर्स होता है जो बॉडी को पावर देता है, फोर्स से ही पावर पैदा होता है। आइए, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, एम्स में आ चुका है। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने का तरीका होता है mk²। और मान लीजिए कि वो एक डिस्क है, तो इसको हम लिखेंगे हाफ mr² इज इक्वल टू mk²। तो हम देखते हैं कि मास से मास हमेशा ही कट जाता है। जब भी आप रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे तो आप पाएंगे कि मास कट जाएगा, क्योंकि मास इधर भी होता है इधर भी होता है, कट जाता है। इस प्रकार से रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वो आर पर डिपेंड करता है। और आर पर डिपेंड करने का मतलब है, अगर कोई चीज रेडियस पे डिपेंड कर रही है, के डिपेंड्स ऑन आर, अगर आप ये मानने को तैयार हैं, तो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। जाहिर सी बात है, अब आप ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए। मास पर डिपेंडेंसी सवाल ही नहीं उठता, मास हमेशा कट जाता है। वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, शेप से कोई मतलब नहीं है, अप्लाइड टॉर्क से कोई मतलब नहीं है। अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। रेडियस पर डिपेंड करता है। एम मास का एक पार्टिकल है और उसका एंगुलर मोमेंटम जे है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि mr⍵² होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इन्हीं दोनों में संबंध बताना है, mvr, और v की जगह पर हम लिखेंगे r⍵। सवाल अच्छा है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आएगा mr²⍵, ठीक है ना। अब क्योंकि हमें इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालने के लिए डिवीजन सबसे अच्छा मेथड होता है। दोनों को लिखिए, डिवाइड कर दीजिए, तो रिलेशन बन जाता है। हर ऑप्शन में j² होने की वजह से हम क्या करेंगे, हम सेंट्रीपिटल फोर्स को j² से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे हर ऑप्शन में j² है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि mr⍵² और j का स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर बनेगा, r की पावर 4 बनेगा, और ओमेगा का पावर स्क्वायर बनेगा। इस प्रकार से एक मास से मास कैंसिल होगा, ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। एक मास से मास कैंसिल होगा,
तो एक मास बचेगा और r से r की पावर 4 को कैंसिल करेंगे तो r की पावर 3 बचेगा। इस प्रकार से सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन एम आर की पावर 3। बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है, इम्प्रोवाइज किया गया क्वेश्चन है। अक्सर सेंट्रीपिटल फोर्स और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर में रिलेशन पूछा गया है, और इसीलिए हमने 1/2 नहीं किया, बल्कि हमने 1/2 का स्क्वायर किया, और इस प्रकार से हम प्रॉपर रिजल्ट पर पहुंच गए। सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो ये मंथन एनटीएस मंथन 6 का फिजिक्स का जो सोल्यूशन था वो एक पार्ट आज बन चुका है, और अभी कुछ देर बाद या कल मॉर्निंग में अगला पार्ट बनाकर आपको हम भेजते हैं। तब तक आप ये 20, क्योंकि हाँ, ये 20 क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, इसलिए आप इनको देखिए, समझकर नोट करना है नोट करिए, इन सभी सॉल्यूशंस को अपने अंदर उतारिए, दिमाग में उतारिए, और देखिए कि सवालों में क्या खास बात थी। सवाल सिंपल नहीं थे, कुछ सवाल सिंपल थे, लेकिन जो सवाल अच्छे थे वो बिल्कुल ऐसे अच्छे थे कि वो एग्जामिनेशन हॉल में शॉर्ट आउट नहीं हो पाने वाले सवाल थे। तो पेपर अच्छा, आपको सिखाने के हिसाब से अच्छा पेपर है। डेली क्वेश्चन लगाइए, डेली 15 क्वेश्चन लगाइए, तैयारी के साथ पेपर दीजिए। आप तैयारी से पेपर देंगे, पेपर बेहतर होगा। आप बिना तैयारी के पेपर देंगे तो पेपर में वो मतलब पेपर में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो। तैयारी के साथ आइए, पेपर अपने आप बढ़िया होगा। 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13, 14, जितने लग पाए, डेली नियम से क्वेश्चन लगाने वाले बच्चे का पेपर कभी भी खराब नहीं होगा। ना न्यूज स्पीड के टेस्ट में, ना कहीं के टेस्ट में, ना नीट के टेस्ट में, कहीं खराब हो ही नहीं सकता। जब आप डेली 15-16 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप हर प्रकार के क्वेश्चन से रूबरू हो जाएंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन के सलूशन आपको आ जाएंगे, तो पेपर खराब हो ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है। ठीक है, थैंक यू।